मैं आदरणीय नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदेवी जी से आग्रह करूंगा अरे भारतीय जनता पार्टी का पटका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदेवी जी, लोकप्रिय सांसद श्री शंकर ललवानी जी, प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री दीपक जैन जी, तीनों भैया, हमारी जन आशीर्वाद यात्रा के संभागीय टोली के सदस्य श्री कमल वर्मा जी। आज की जो प्रेस वार्ता है वो जन आशीर्वाद यात्रा एवं जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था उसके ऊपर मैं एक बार आगे वो रिपोर्ट कार्ड है उसका एक फोटो हो जाए। अरे प्रवीण भैया क्या कर रहे हैं? अरे यार प्रवीण भैया बेटू क्या इनको ले लेना है। सर वापस ओके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शंकर ललवानी हमारे यहाँ के सांसद हैं, गौरव जी, दीपक जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपकी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि आने में आधा घंटा लेट हुआ, इसलिए महाकाल का दर्शन लेने के लिए मैं गया था, इसलिए आने में मुझे थोड़ा सा देर हुआ। मैं सबसे पहले महाकाल को नमन करता हूँ। इस मध्य प्रदेश के भूमि पे मैं दो साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। इंदौर की धरती बहुत ही महान हस्तियों की जन्मभूमि रही है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी जन्मभूमि रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश, महाकाल और गोवा का जो रिलेशन है इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आया है महाकाल, भागेगा पोर्तुगाल। 15 अगस्त 1955 में जब गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, गोवा स्वतंत्र 19 दिसंबर 1961 को हुआ। तब यहाँ के राजा भाऊ महाकाल जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो 15 अगस्त 1955 में जब पूरे देश भर में से स्वतंत्र सेनानी गोवा मुक्त करने के लिए गोवा के बॉर्डर पे गए थे, तब पोर्तुगीज ने जो गोलियां चलाई इस स्वतंत्र सेनानी पे, तब राजा भाऊ महाकाल के लहराते फूल में ये उनको वीरगति प्राप्त हो गई और उनकी बॉडी लेने के लिए तब के हमारे पार्टी के और एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पत्रा देवी की उस चेक पोस्ट पे आए थे और राजा भाऊ महाकाल की बॉडी वहां से मध्य प्रदेश फिर के वो लेके आए। इसी तरह से मध्य प्रदेश और गोवा का एक मध्य प्रदेश और गोवा के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। यहाँ के सभी फ्रीडम फाइटर, देशभर फ्रीडम फाइटर गोवा की भूमि स्वतंत्र करने के लिए तब भी गए थे। गोवा स्वतंत्र करने के लिए तब की कांग्रेस जो 1947 से लेके 1961 तक
ढेर सारे स्वतंत्र धारातीत हुए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तब की कांग्रेस सरकार थी, जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। 14 साल गोवा को लेट फ्रीडम मिला, इसके लिए तब की कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल थी। मैं आज उस पर बात करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, लेकिन महाराजा हो महाकाल इसकी याद मुझे आई, इसीलिए मैंने ये किस्सा आपको बताया कि लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर उनकी भी जन्मभूमि है। मैं आज सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को G20 के यशस्वी आयोजन पे और G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन पे बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। पूरे G20 की हिस्ट्री में सभी देश एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सिंगल डिक्लेरेशन करने के लिए इस बार फर्स्ट टाइम हुआ, इसीलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं इस जन आशीर्वाद यात्रा में आपको एड्रेस करने के लिए और लोगों से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उनको मामा जी बहुत ही अच्छा काम सालों से यहाँ पे करते आए हैं। यहाँ के खास करके अंत्योदय तत्वों पे काम चलता आया है। हर एक योजना जो लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, जिनको हम हमारे बोलते हैं कि अंत्योदय तत्वों पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार है। जब हम अंत्योदय की बात करते हैं तो समाज में से पिछड़ा वर्ग हो, समाज में से हमारे अपंग भाई बहन हो, या बाकी समाज में से जो आज तक कोई किसी के पास नहीं पहुंचा था, ऐसे देश में इतने सारे वर्ग हो, अपंग हो, इन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसी ने किया है तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग उन लोगों तक पहुंचे हैं और उन लोगों तक सभी स्कीम्स जो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा के लिए काम किया है। मुझे लगता है इफ यू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम ऑफ कांग्रेस के वक्त जो था इधर 12,000 रुपीज बढ़ा के पर कैपिटा इनकम इधर 1,40,000 रुपीज हो चुका है। ये तो मध्य प्रदेश की प्रगति है, ये तो बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उनकी प्रतीति आजकल आ रही है। आप सभी लोगों को पता ही होगा यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर जो पहले हुआ करती थी, यहाँ की सिमी हो या डकैतियां, बाकी इसके ऊपर बात करके मामा जी ने इस प्रदेश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मिटा दिया है और एक अच्छा राज्य बोल के आगे आया। इस राज्य में मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की ढेर सारी नीतियां यहाँ पे लागू की है, ढेर सारे प्रोजेक्ट हम बता सकते हैं। खास करके बताना हुआ तो जो मध्य प्रदेश के वुमन एम्पावरमेंट के बाद पूरे देश भर में होती है, वो वुमन एम्पावरमेंट जो पहले सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से स्टार्ट की, तो मामा जी ने वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की। कन्यादान योजना, लाडली बहनोई योजना, एक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने का काम सबसे पहले मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ और बाकी पुणे की तरह बाकी राज्यों में बाद में स्टार्ट हुआ। आज मुझे लगता है कि जब 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमन किसी राज्य में नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ यहाँ की सरकार को कि 50% रिजर्वेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। और इवन दो द 50% आरक्षण जो पुलिस भर्ती में महिलाओं को दिया है, एक प्रकार से बिगेस्ट वुमन एम्पावरमेंट इन द स्टेट। मध्य प्रदेश तो कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश में जो 600 करोड़ रुपए बजट एक साल में कांग्रेस के वक्त हुआ करता था, वो बजट मुझे लगता है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली इसका बजट उन्होंने 3 टाइम या 4 टाइम बढ़ा चुके हैं। यहाँ पे मैंने हर एक स्कीम जो एग्रीकल्चर की हो वो हर एक किसानों तक पहुंचाने के लिए
हमेशा के लिए यहाँ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी सबसे आगे रहे हैं। जो पूरे देश में नल से जल की बात हो रही है, नल से जल देने के लिए यानी मध्य प्रदेश सरकार की सबसे आगे है, इसीलिए भी मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इफ यू कंपेयर द रेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कंपेयर कीजिए जो 50 साल में जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी और जो आज 10 साल की मोदी की जो केंद्र में सरकार है, यू कैन कंपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड इन द मध्य प्रदेश। आप रोड की बात ले लें तो आई थिंक दैट इज ओनली द 60,000 किलोमीटर का रोड तब बन चुका था, एंड प्रेजेंट more than the 5 lakhs kilometer of the road network have completed in the Madhya Pradesh itself। एक ही रोड की बात हो तो इसके ऊपर कह सकता था। बाद में आप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह सकते हैं। इस तरह से हर एक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा फंड्स मध्य प्रदेश को मिला और मध्य प्रदेश राज्य की प्रगति डबल इंजन के सरकार में माननीय मोदी जी के केंद्र के नेतृत्व और यहाँ पे शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम अच्छी तरह से यहाँ के डेवलपमेंट कर सके। मुझे डिटेल्स में बताने की कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आप लोग जानते हैं और हमेशा के लिए which is also the highlighted the वंदे भारत ट्रेन which is started in the मध्य प्रदेश। मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी गर्व की मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक गर्व की बात है। पावर जनरेशन में हमेशा के लिए मध्य प्रदेश अग्रेसर रहा है कि जो पहले ओनली जब 5000 मेगावाट पावर जनरेट होती थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश सेल्फ सस्टेन पावर जनरेशन में है। मध्य प्रदेश की पावर से ही दिल्ली की ट्रेन चलती है, यहाँ सोलर की पावर होने दो या विंड पावर होने दो। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे सौभाग्य योजना के अंतर्गत मोर देन 10 लाख कनेक्शन पूरे घर घर में दे सके हैं। दैट इज वन ऑफ द डेवलपमेंट। पावर सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश कहलाया जाता है, इसीलिए कि ये तो जो कार्बन इमिशन नेट जीरो की बात आज हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2050 तक कर रहे हैं, इसमें आगे ले जाने की बात मध्य प्रदेश में सबसे आगे कर रहे हैं। मैं केंद्र की हर एक योजना, एक भी योजना ऐसी नहीं होगी जो मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ऐसी कौन सी भी योजना नहीं है। 100% केंद्र की सभी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार मामा जी और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके, उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, इसी तरह से डबल इंजन सरकार की हर एक योजना, अटल पेंशन योजना हो, अटल आश्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर एक योजना ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश लोगों को फायदा हमारी सरकार यहाँ की दे सकी है। इसमें एजुकेशन क्षेत्र में सबसे आगे सीएम राइज स्कीम, जो स्कूल बनाने के लिए सीएम राइज विच इज ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री रहा है। हर वक्त चाहे वो चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो या बाकी जगह पे हो, सीएम राइज स्कीम जो मध्य प्रदेश चला रहा है उसकी बात हमेशा के लिए होती है। इस तरह से मैं मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और खास करके आप सभी लोगों को पता रहेगा कि मोदी गवर्नमेंट में इस आजादी के अमृत काल में विकसित भारत 2047 की बात चल रही है। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इस आजादी के अमृत काल में इस भारत देश को विकसित करने के लिए आगे 25 साल की सोच रहे हैं, उसकी न्यू फाउंडेशन स्टोन अभी डाल रहे हैं, which is again the development of the overall नए भारत की जो निर्माण इस आजादी के अमृत काल में हो रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखो, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात चल रही है। आज तक स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री
कभी भी देश में नहीं थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पीएम बनने के बाद सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट की बात हो गई है। जिन हाथों को काम नहीं है उन हाथों को काम देने के लिए स्किल डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हुआ। आज तक की सरकार सिर्फ हाथ दिखा के ही सरकार में आने लगे हैं, उन हाथों को काम कभी नहीं किया था। उन हाथों को काम देने का काम किसी ने किया है तो मोदी PMKVY 1, 2, 3 और नाउ प्रधानमंत्री कौशल योजना 4 लॉन्च हो रहा है। पूरे सभी जगह पे देखो स्किल डेवलपमेंट में हमारी सरकार सबसे आगे रही है। आपने कंपेयर किया तो लास्ट 70 साल में मुझे लगता है कि जो 70 एयरपोर्ट बने थे 9 साल में 72 एयरपोर्ट बन चुके हैं। इफ यू कंपेयर द एम्स और इंस्टीट्यूट देश भर में लगभग 15 न्यू एम्स इंस्टीट्यूट बने हैं, 225 न्यू मेडिकल कॉलेज बने हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना जो जरूरी है, वही कंसेप्ट आगे लेके जो हर एक डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश भर में आगे लाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके किस तरह से उनको आगे ले जाना, इसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे हमेशा के लिए काम किया है। मैं आवास योजना, टॉयलेट इसके ऊपर बात करने के लिए नहीं आया हूँ कि ओवरऑल कि आज इस भारत देश विश्व गुरु बनने में आगे जा रहा है। इस G20 में जब 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने G20 समिट में आगे रखी और सभी देशों ने वो आगे लेके गए हैं। इसीलिए आज फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ की डबल इंजन सरकार लाने के लिए मैं मध्य प्रदेश की सभी जनता को आह्वान करता हूँ, इस जन आशीर्वाद की यात्रा में फिर एक बार मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपने डबल इंजन की सरकार यहाँ लाने के डेफिनेटली आप लोग लाएंगे, ये मैं सूचित कर देता हूँ। कुछ पार्टियां अपना नाम बदल के, जैसे कि यूपीए का इंडिया कर रहे हैं, नाम बदल से नीति नहीं बदलती, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। आप लोगों को जो लास्ट यूपीए गवर्नमेंट में थे वही लोग आज इंडिया में है। इन सभी लोगों को सभी जानते हैं। 2007 से 14 तक पूरे देश भर में इन लोगों ने क्या किया है, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार थी वहां पे क्या क्या किया है वो सभी लोग जानते हैं। और खास करके मुझे लगता है ये INDIA इनका जो पूरा प्रोग्राम जो है इस सनातन धर्म पर टीकात्मक बोलना, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता हूँ। सनातन हिंदू धर्म को जिस तरह से उन्होंने अपशब्द यूज किया, मैं मेरी वाणी से वो अपशब्द भी बोलना नहीं चाहता हूँ। वो हर एक हिंदू धर्म का अपमान है और वही मुझे लगता है कि उनकी नीति है, वही तो इंडिया अलायंस की नीति रही है। इसलिए इन लोगों को घर भेजना जरूरी है। मध्य प्रदेश वाले इसको कभी, ये तो पूरा मध्य प्रदेश देश का दिल रहा है, देश का धड़कन रही है। इस सांस्कृतिक राज्य है, सनातन धर्म को हमेशा के लिए मानने वाला राज्य है। इसलिए इस इंडिया अलायंस की इस नीति को यहाँ से भगाए। ये जब अंग्रेजों से नहीं हो सका, मुगल से नहीं हो सका, बाबर से नहीं हो सका, गोवा में पुर्तगाल से भी नहीं हो सका। पुर्तगाल तो एजेंडा लेके आए थे कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन उनसे भी इस सनातन हिंदू धर्म को मिटाने पॉसिबल नहीं हुआ। और ये इंडिया अलायंस वाले सभी मिलके इस सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। इसलिए सनातन धर्म के हिंदू लोगों ने ये सोच आगे रख के इन सभी लोगों को मुझे लगता है उनको यहाँ से भगाना ही उचित रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे यहाँ की पार्टी, हमारे यहाँ का सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जो अंत्योदय तत्व पर काम करने वाली सरकार को फिर एक बार मध्य प्रदेश के लोग चुन के देंगे। डबल इंजन की सरकार फिर एक बार यहाँ पे लाएंगे। नव भारत निर्माण में, नव मध्य प्रदेश निर्माण के लिए आप सभी लोगों का भी सहकार्य रहेगा।
रहेगा। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो झूठा है वो झूठा है। वही बात सामने हमेशा के लिए मेरे प्रेस मीडिया के भाई रखते आए हैं, वही फिर एक बार जो लोगों के सामने रखी, वही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए गोवा से यहाँ आया हूँ। बस इतने ही कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। मेरा सभी पत्रकार साथियों से विनम्र आग्रह है, सभी के प्रश्न हो सके इसलिए कृपया एक एक प्रश्न संक्षिप्त में पूछें। सावंत जी, अभिषेक जैन के लिए। सावंत जी, मैं पूछ रहा था कि जो गोवा से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पलायन क्यों कर रही है, काफी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वो विदेशों में बस रही है, गोवा में कम क्यों हो रही है क्रिश्चियन कम्युनिटी? क्रिश्चियन कम्युनिटी पलायन नहीं कर रहे, और गोवा से पुर्तगाल पासपोर्ट लेने वाले गोवा, दमन, दीव यहाँ के सभी नागरिक हैं, और कुछ जॉब के लिए और बाकी यूरोप में जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वहां से और भी लोग वहां से जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, कोई पलायन नहीं कर रहे और बिल्कुल पलायन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। महेश मिश्रा जी आइए। महेश मिश्रा जी आइए। आप फिर एक बार डिनर में आप बताएं। डिनर में ममता बनर्जी शामिल हुई है, उनके अजय रंजन चौधरी ने सवाल उठाया है एनडीए का घटक होने के बाद भी, आप कीजिएगा इंडिया का घटक होने के बाद भी वो संज्ञान में क्यों क्या कहते हैं? मुझे लगता है आपने ये सवाल तो ममता दीदी को पूछना चाहिए। सर आपने सनातन धर्म की बात करी है और उद्धव ठाकरे का बयान आता है कि अगर राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होता है तो गोधरा कांड जैसा फिर से दूसरा कांड हो सकता है। कई लोग जुटेंगे वापस, जब ट्रेन से लौटेंगे तो गोधरा कांड जैसी चीजें हो सकती है वापस से। इस बयान को आप कैसे देखते हो? राम मंदिर होता है तो ये क्यों कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। इस पूरे भारत देश में राम मंदिर बनाने के बाद राम मंदिर के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम को उनके मन में ये साशक्ता क्यों है ये मुझे पता नहीं। आप चाहे तो कभी मिले तो उनको ही पूछना। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी। गौरव चतुर्वेदी, सावंत जी, आपने मध्य प्रदेश और गोवा का एक संबंध बताया। मध्य प्रदेश और गोवा को मानव विकास सूचकांक के मामले में आप किसे बेहतर मानते हो और उसे क्या बेहतर किए जाने की जरूरत है, किसको जरूरत है? फिर एक बार, मानव विकास सूचकांक के मामले में मध्य प्रदेश और गोवा में से आप किसे बेहतर मानते हैं और दोनों को पार करने के लिए किसे ऊपर जाने की जरूरत है? मैं एक बात जरूर कहूंगा, गोवा एक बहुत छोटा राज्य है। गोवा की लोक संख्या शायद आपको पता नहीं होगी, 15 लाख 15 लाख की लोक संख्या है। तो फिर 15 लाख लोगों को ट्रीट करना, डील करना, ये बहुत ही इजी फॉर मी एज ए चीफ मिनिस्टर। और मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में डेफिनेटली इतनी पर कैपिटा इनकम हमारा ज्यादा रहेगा ही रहेगा। बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, ओके, बीइंग अ माइनिंग, बाकी सभी बिजनेस के कारण, और वहाँ का क्षेत्रफल भी कम है, लोक संख्या भी कम है, तो पर कैपिटा इनकम और बाकी सेक्टर में यू वांट टू कंपेयर द मध्य प्रदेश विद द अदर स्टेट, अदर द बिगर स्टेट। कभी एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन होगा तो बड़े स्टेट का बड़े स्टेट के बीच में होगा। सावंत साहब, जब भी समान नागरिक संहिता की बात होती है देश में तो गोवा का आता है जिक्र कि वहाँ पहले से ये संहिता लागू है, तो क्या गोवा मॉडल को अपनाना चाहिए देश में? क्या लगता है आपको? आई फील प्राउड जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है तब गोवा इंडिपेंडेंट 1961 से लेकर आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करके आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी डिविजन बिटवीन द बॉय एंड गर्ल इज द सेम। और मैरिज के बाद भी प्रॉपर्टी डिविजन, प्रॉपर्टी शेयर जो है वो बेटी को मिलता है। ये तो मुझे लगता है कि अभी एक राज्य आगे आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए। मैं कहूँगा कि डेफिनेटली गोवा इज द रोल मॉडल फॉर द अदर स्टेट, और बाकी लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी रहेगा। शेखर बाबूराव जी, सावंत जी, सवाल ये है कि पिछले साल आप लोगों ने भी चुनाव देखे हैं, विधानसभा के 5 स्टेट में हुए थे। उस समय मोदी जी ने एक परिवारवाद को किनारा करने की बात कही थी। आपके स्टेट की बात की जाए, पूर्व सीएम के बेटे को टिकट नहीं दिया गया था। तो आपको ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए, जो कई नेताओं के पुत्र जो है टिकट की दौड़ में, उन्हें रोकना चाहिए नई लाइन को जगह देने के लिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है
और जिस तरह की पार्टी बढ़ जाती है तो फिर पार्टी में इस तरह के इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ये सभी इश्यूज हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन लेता है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व योग्य निर्णय इसके ऊपर लेगा। आप सभी का ढेर मैं सारा- फिर एक बार जाते जाते जो गरीब कल्याण के महाअभियान जो ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह इनके हस्ते इसका जो इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ, इसके लिए भी मैं मध्य प्रदेश का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड देने वाली ये सरकार है। ये रिपोर्ट कार्ड लोगों के घर तक पहुँचाती है ये सरकार है। इसलिए मैं फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।